हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। देखो यार, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से ही आइंस्टीन को नोबेल प्राइज़ मिला था, उसकी डिस्कवरी की वजह से। क्या ये बात ठीक है भाई? बहुत सारे लोग ये बात गलत बोलते हैं। मैंने ये बात जानबूझ के बोली, आपको जो मिस्टेक करते हैं बहुत से लोग, वो समझाने के लिए। आइंस्टीन को ये बात ठीक है कि नोबेल प्राइज़ मिला था फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट की वजह से, बट मेन रीज़न क्या था? आइंस्टीन ने फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट डिस्कवर किया था या फिर उसको समझाया था? अब कई लोग ये भी गलत सोचते हैं कि जो आइंस्टीन की फेमस इक्वेशन ऑफ रिलेटिविटी है, दैट इज़ E=mc², उसकी वजह से उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला। तो नहीं, नोबेल प्राइज़ उन्हें फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट की वजह से ही मिला था। बट क्या फुल रीज़न है? चलिए उसको समझते हैं। फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही वाइड रेंज एप्लीकेशन वाला इफ़ेक्ट है। काफ़ी सारे इसके एप्लीकेशंस हमारे डेली लाइफ में आते हैं। पहले पूरे इफ़ेक्ट को समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, देन हम इसके एप्लीकेशंस के बारे में जानेंगे। अगर आप हमारी शॉर्ट वीडियो को देख के इस लॉन्ग वीडियो पे आए हो तो मैं आपको बता दूं, शॉर्ट वीडियो के मैं पार्ट 3 तक डाल चुका हूं। बट शॉर्ट वीडियो में पूरे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डीपली समझाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, बिकॉज उसमें स्पीड भी ज़्यादा रहती है और जल्दी जल्दी सब कुछ बताने का रहता है। इसलिए मैं इसका लॉन्ग वीडियो लाया हूँ, तो आप इसको इसमें समझ सकते हो। देखो यार, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक ऐसा साइंटिफिक फिनोमेना है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन होता है। अब इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन मतलब इलेक्ट्रॉन्स का निकलना। इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं किसी मेटल सरफेस से, लेकिन यार इलेक्ट्रॉन्स अपने आप थोड़े ना निकल जाएंगे, अपने आप थोड़े ना इजेक्ट हो जाएंगे। उन्हें इजेक्ट करता कौन है? उन्हें निकालता कौन है? तो देखो यार, सिंपल सी चीज़ है कि मेटल सरफेस के ऊपर जब लाइट पड़ती है तब इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। अब आपको पता है कि लाइट की जो सबसे सिंपलेस्ट यूनिट होती है, या हम बोलें कि जो पूरी एक लाइट बीम है, वो छोटे छोटे फोटॉन्स से मिलकर के बनी हुई होती है। बहुत सारे करोड़ों अरबों फोटॉन्स मिलकर के एक लाइट बीम को बनाते हैं। अब फोटॉन्स क्या करते हैं? जब मेटल सरफेस पर हिट करते हैं, उसको स्ट्राइक करते हैं, देन वो इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को निकालते हैं। आगे पूरा डीप में जानेंगे, ठीक है? तो मैं क्या बोल रहा था कि वो फोटॉन्स को इजेक्ट करते हैं, फोटॉन्स को निकालते हैं जब वो मेटल सरफेस को हिट करते हैं। अब देखो, इलेक्ट्रॉन्स को किसने निकाला? फोटॉन ने। इसलिए जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं उससे हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। बात समझ में आ गई? कई लोगों के दिमाग में होता है फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। तो भाई, जो भी इलेक्ट्रॉन्स मेटल सरफेस से निकले उन्हें निकाला किसने? फोटॉन्स ने। इसलिए उन निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स का नामकरण हो गया फोटो इलेक्ट्रॉन्स। आगे मैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स ही बोलूँगा वीडियो में, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैंने ये चीज़ बता दी। अब देखो क्या होता है आगे। हम अभी जब आइंस्टीन की इक्वेशन पढ़ेंगे, जो आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन दी थी, उसमें मैं ये बात पूरी बताने की कोशिश करूंगा। बट उससे पहले एक बात मैं बता देता हूं कि कई लोग क्या सोचते हैं कि मान लो अगर मेटल सरफेस पे 100 फोटॉन्स पड़े तो वो 100 इलेक्ट्रॉन्स को निकालेंगे। ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। अब तुम कहोगे क्यों? क्योंकि देखो यार, इसको मैं तुम्हें एक ऐसे एग्जांपल से समझाना चाहता हूँ जो एक काफ़ी कॉमन एग्जांपल है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई एग्ज़ाम है, उसमें मान लो 100 बच्चे बैठे, तो तुम भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ बहुत अच्छे से कि 100 के 100 बच्चे तो सिलेक्ट होंगे नहीं। उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने का, उस एग्ज़ाम को फोड़ने का एक क्राइटेरिया होता है, एक कंडीशन होती है कि भाई आप उसकी कट ऑफ क्रॉस करो, उसकी एज लिमिट में आओ। बहुत से एग्जाम्स ऐसे होते हैं जिनकी एज लिमिट होती है, आप जानते हो, भले ही IIT JEE की नहीं होती है, बट बहुत से अदर होते हैं उनकी एज लिमिट होती है। और कई कई एग्जाम तो ऐसे भी होते हैं जिसको एक पर्टिकुलर स्टेट वाले बच्चे ही दे सकते हैं। मान लो कोई यूपी का एग्जाम है, तो वो कहते हैं कि भैया केवल यूपी वाले ही बच्चे इसको देंगे, बाकी अदर स्टेट वाले नहीं देंगे। मतलब मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपकी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, बहुत सारी शर्तें होती हैं। ऐसा नहीं होता कि जितने बच्चे एग्जाम में बैठे वो सारे के सारे सेलेक्ट हो जाएं। उसी तरह से मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, मैं आपको एक फील दिलाना चाहता हूँ कि जितने फोटॉन्स मेटल पर गिरे, जरूरी नहीं है कि उतने ही इलेक्ट्रॉन्स निकलें। हाँ, ये बात सही है कि एक बार में एक ही फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को निकालता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। बट अगर आप सोचो कि मेटल पर 100 फोटॉन गिरे और 100 इलेक्ट्रॉन ही वो निकालेगा, मतलब 100 फोटो इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन होगा 100 फोटॉन के गिरने पर, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। फोटो इलेक्ट्रॉन्स जब ही निकाल पाएगा जब उसके पास कुछ सुइटेबल कंडीशंस होंगी, कुछ रिक्वायर्ड कंडीशंस होंगी, कुछ शर्तें होंगी जो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में होनी ही चाहिए। तभी वो इफेक्ट, यानी तभी फोटोन इलेक्ट्रॉन को निकाल पाएगा। बात समझ में आई? हर एक फोटोन इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाल पाएगा, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है? अब बात कर लेते हैं कि वो क्या क्या कंडीशंस होती हैं जो कि एक फोटोन के पास होनी चाहिए फोटो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, ठीक है? अब देखो, ध्यान से समझो, ये बात सही है कि एक बार में एक ही फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को निकालेगा अगर उसके पास वो सभी शर्तें हैं तो। बात समझ में आई? अगर एक फोटोन के पास वो सारी शर्तें हैं जो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के होने के लिए ज़रूरी हैं, तो वो एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को निकाल पाएगा। ऐसा नहीं है वो एक फोटोन 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दे, मतलब हेड टू हेड चलता है, ठीक
ठीक है, हेड टू हेड जिसे हम बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं उन सुइटेबल कंडीशंस की, बट उससे पहले मैं और भी कुछ चीज़ें आपको बता देता हूं, और वो जो अभी मैं कंडीशंस बताऊंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हीं को बस आप ध्यान से समझना है, ठीक है। तो उससे पहले जो कुछ बातें हैं वो देख लेते हैं, छोटी मोटी बातें हैं कि भाई जो इलेक्ट्रॉन इमिट हुए, जो इलेक्ट्रॉन फोटोन ने निकाले, दैट इज फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। मैंने शुरुआत नहीं बताया था, कंफ्यूज मत होना। फोटोन इलेक्ट्रॉन को निकालता है, इसलिए फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोले जाते हैं। तो उन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो भी करंट प्रोड्यूस हुआ, क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन्स फिर मूव करने लगेंगे ना, निकलने के बाद उनके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी, ठीक है। अभी आगे हम सब पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी होगी कि नहीं होगी, काइनेटिक एनर्जी होने के लिए भी क्या कंडीशंस हैं, ठीक है, वो सब आगे पढ़ेंगे। तो जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स करंट बनाते हैं उन्हें हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। समझ में आ गया? यानी जो इलेक्ट्रॉन्स फोटोन्स ने निकाले, उन इलेक्ट्रॉन्स ने जो करंट बनाया, उसे हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इसके बाद अब बात कर लेते हैं, देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को जो डिस्कवर किया था, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिस्कवर नहीं किया था, डिस्कवर किया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हर्ट्स ने, ठीक है। इनका नाम तो आप सुन चुके होंगे, फ्रीक्वेंसी की यूनिट ही होती है हर्ट्स, ठीक है। एक्सपेरिमेंटली स्टडीड बाई हॉलबैक एंड लिनार्ड। और देखो जो इसको एक्सपेरिमेंटली स्टडी किया था वो किया था हॉलबैक एंड लिनार्ड ने, बात समझ में आ गई। और सक्सेसफुली जो इसे एक्सप्लेन किया था थ्योरेटिकली, ठीक है, इसका पूरा इक्वेशन वगैरह देना, वो काम किया था आइंस्टीन ने। इसलिए आइंस्टीन को नोबेल प्राइज़ दिया गया इन सक्सेसफुली एक्सप्लेन्ड थ्योरेटिकली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बात समझ में आ गई? तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप कोई भी चीज़ पढ़ते हो, कोई भी साइंटिफिक फिनोमेना पढ़ते हो, तो ये तो पता हो भाई उसे डिस्कवर किसने किया। आप उसे पढ़ रहे हो तो वो किसकी देन है, ठीक है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं, देखो डिफरेंट मटेरियल्स इमिट फोटो इलेक्ट्रॉन्स व्हेन दे आर एक्सपोज्ड टू रेडिएशन ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसीज और वेवलेंथ्स। अब देखो अलग अलग मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, वो फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट करते हैं जब हम उनको किसी ऐसी लाइट में एक्सपोज करें, या ऐसे समझो जब उनके ऊपर सुटेबल फ्रीक्वेंसी वाली लाइट हिट करे, तब जाकर के वो फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट करते हैं। लाइट तो एक बहाना है, मेन चीज़ तो फोटोन है। लाइट मतलब फोटोन, ठीक है, ऐसे समझो। लाइट क्या देगी? फोटोन देगी। तो उस फोटोन की सुटेबल फ्रीक्वेंसी हो और उसकी वेवलेंथ भी हो सुटेबल, जो चाहिए, जो कंडीशंस हैं, ठीक है, तब जाकर के वो फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकाल पाएगा। और अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, समझ रहे हो ना। जैसे अलग अलग एग्जाम के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है कि भाई उस एग्जाम की कट ऑफ इतनी गई, उसकी उतनी गई। ऐसे ही अलग अलग मेटल की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है कि इस मेटल से अगर आपको इलेक्ट्रॉन्स निकालना है फोटोन भैया, तो इतनी फ्रीक्वेंसी के साथ में आना पड़ेगा और इतनी वेवलेंथ के साथ में आना पड़ेगा। फिर कोई दूसरा मेटल है, मान लो कोई एक्स, वो कहेगा भैया फोटोन भैया, अगर आपको हमसे इलेक्ट्रॉन निकालना है तो इतनी फ्रीक्वेंसी के साथ में आना पड़ेगा। बात समझ रहे हो? तो ये कंडीशंस हैं, ये शर्तें हैं एक फोटोन के लिए, अगर उसे इलेक्ट्रॉन निकालना है तो, ठीक है। अब बात आती है कुछ जैसे एल्कली मेटल्स, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, सीशियम, और भी ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो कर देते हैं विजिबल लाइट में भी। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है उसमें जो विजिबल लाइट होती है, उससे भी ये लोग, अगर विजिबल लाइट इनके ऊपर पड़ती है, इन मेटल के सरफेस के ऊपर, तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो कर देते हैं। कहने का मतलब जो विजिबल लाइट के फोटोन्स होते हैं वो इनके इलेक्ट्रॉन्स निकाल ले जाते हैं। अब कुछ अदर मेटल्स हैं, जैसे मान लो जिंक, कैडमियम, मैग्नीशियम वगैरह, ये अल्ट्रावायलेट लाइट के लिए सेंसिटिव होते हैं। कहने का मतलब अल्ट्रावायलेट लाइट अगर पड़ी तो उसके फोटोन्स इनके इलेक्ट्रॉन्स को निकाल ले जाएंगे। बात समझ में आ गई? ये कुछ चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के लॉज को पढ़ाने से पहले, जिससे कि आपको एक फील आ जाए। एक फील लो भाई, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक फील लो, ठीक है, देन आपको एप्लीकेशन इसका अच्छे से समझ में आएगा। अभी मैं बता दूँ, जो सोलर पैनल्स होते हैं ना, उसमें इसका ज़बरदस्त एप्लीकेशन लगता है, सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। अभी आगे बताएंगे, ठीक है। अब देखो लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मेन चीज़ यही है, इन्हीं पे पूरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वर्क करता है। अब देखो क्या होता है, जो अंग्रेजी लिखी है ना, वो तो मैंने केवल इसलिए लिखी है, आप नोट कर लो। मेन चीज़ है बात को समझना, फील लेना, ठीक है, वो मैं आपको दे के जाऊँगा, ठीक है। अब देखो क्या है, फॉर अ गिवन मेटल द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड पर सेकंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। अब देखो इन्होंने यहाँ पे क्या बता रखा है, हमारे पास जैसे मान लो कोई भी मटेरियल है, कोई भी मेटल है मान लो, ठीक है, तो जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे जो भी लाइट उनके ऊपर पड़ रही है उसकी इंटेंसिटी के। समझ रहे हो ना? अरे भाई ऐसे समझो, जितनी तीव्रता वाली, जितनी तेज इंटेंसिटी वाली लाइट होगी, समझ रहे हो, उसके फोटोन्स की जितनी ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है, उतने ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। कहने का मतलब ऐसे समझो, फॉर एग्जांपल कि कोई लाइट है, उसकी अच्छी खासी फ्रीक्वेंसी है, मतलब उसके फोटोन्स की अच्छी खासी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल कि उसने 100 फोटोन मेटल पर डाले, यानी 100 फोटोन जो हैं वो मेटल पे स्ट्राइक करे, उनमें से 95 फोटोन ऐसे थे
ठीक है। उनमें से 95 फोटोन ऐसे थे जिनकी फ्रीक्वेंसी ज़बरदस्त थी, मतलब इतनी थी कि वो 95 इलेक्ट्रॉन्स को निकाल ले गए। 95 फोटॉन्स 95 इलेक्ट्रॉन्स को निकाल ले गए। क्यों? क्योंकि उनकी इतनी फ्रीक्वेंसी थी, उनके अंदर इतनी काबिलियत थी कि वो इलेक्ट्रॉन निकाल ले जाएं। वो कंडीशन फॉलो कर रहे थे। ठीक है, बात समझ में आई? तो अच्छी इंटेंसिटी वाली अगर लाइट होगी ना तो भाई साहब बढ़िया फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन देखने को मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब देखो जो मेन चीज़ आई है वो क्या है? वो है कि जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है। अब कई लोग इसमें बड़ा कंफ्यूज रहते हैं। देखो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जो कि किसी फोटोन की होनी चाहिए फोटो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। ठीक है, बात समझ में आई? दिस इज़ लाइक कट ऑफ। जो आप एग्ज़ाम देते हो ना कि मान लो आपकी कैटेगरी की कट ऑफ गई 97, तो भाई 97 तो मिनिमम मार्क्स हैं जो आपके होने चाहिए। अगर आपके 96 हैं देन यू आर रिजेक्टेड। ठीक है, ऐसे ही थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है? मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जो कि फोटोन की हो तब जाके वो इलेक्ट्रॉन निकाल पाएगा। बात समझ में आई? अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर फ्रीक्वेंसी है तब भी इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, बट आगे उसका थोड़ा अलग केस बनता है, अभी बताएंगे। लेकिन अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है किसकी? फोटोन की, तो वो पक्के से इलेक्ट्रॉन निकाल ले जाएगा। और ज़रा अपने दिमाग में खुद से एक बात सोचो, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का इन्वर्स रिलेशन होता है। इतनी बात तो पता है ना भाई, विवग्योर में पढ़ते हो, रेड लाइट की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है तो रेड लाइट की फ्रीक्वेंसी भी सबसे कम होती है। और जो वायलेट लाइट होती है उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि उसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है। तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का इन्वर्स रिलेशन है। जो चीज़ फ्रीक्वेंसी के लिए यहाँ अप्लाई हुई है वेवलेंथ में जस्ट इसकी अपोजिट अप्लाई होगी। क्या? वेवलेंथ कहती है कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम वेवलेंथ हो। बात समझ में आ रही है? यानी जो फोटोन है उसकी जो वेवलेंथ हो वो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम हो। अभी के अभी अपनी कॉपी में ये चीज़ नोट करो, जिस भी लैंग्वेज में नोट करना चाहो, हिंदी में, इंग्लिश में, गुजराती में, मराठी में, जिसमें चाहो भाई, जो भी तुम्हारी रीजनल लैंग्वेज हो। ठीक है, रेस्पेक्ट है सभी लैंग्वेज को। नोट करो अभी के अभी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हो फोटोन की तब वो इलेक्ट्रॉन निकाल पाएगा, और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम वेवलेंथ हो किसकी? फोटोन की, तब वो क्या निकाल पाएगा? इलेक्ट्रॉन निकाल पाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? बहुत अच्छे से बात समझ में आई कि नहीं? नोट कर लो, जो मैंने बोला उसे नोट कर लो। अब बात आई आगे की। अब देखो यहाँ पे क्या है कि अगर इंसिडेंट रेडिएशन, कहने का मतलब जो लाइट रे मेटल पे गिर रही है उसके साथ साथ जो उसके फोटॉन्स आकर के उसको मेटल के सरफेस को स्ट्राइक कर रहे हैं, अगर उनकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम हुई तो कोई भी इमिशन नहीं होगा, यानी फोटो इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलेंगे, वही लिखा है। अब देखो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन एक बहुत ही इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। कहने का मतलब ये एक इंस्टेंट पे होने वाली प्रोसेस है, समझ रहे हो ना? बहुत छोटे से इंस्टेंट पे, मतलब क्षण भर की प्रोसेस है। क्षण भर, समझ रहे हो? क्षण भर का मतलब वो है इसका पूरा काम। जो टाइम लगता है इंसिडेंट रेडिएशन को, कहने का मतलब जो टाइम लगता है फोटोन को मेटल के सरफेस को आकर हिट करने में और फोटो इलेक्ट्रॉन निकालने में, तुम सोच नहीं सकते। वो टाइम 1 नैनो सेकेंड का है। 10⁻⁹ सेकेंड में इतना काम हो जाता है कि फ़ोटोन आके मेटल से टकराता है, और अगर उसके पास वो सारी सुटेबल कंडीशंस हैं तो वो फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकाल के ले जाता है। ठीक है, ये चीज़ होती है। अब बात कर लेते हैं आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन की। अब देखो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में यही बात बताई थी कि आइंस्टीन ने ये चीज़ अज्यूम करी थी कि जो 1 फोटो इलेक्ट्रॉन है वो इजेक्ट करेगा एक बार में एक ही इलेक्ट्रॉन को। कहने का मतलब 1 फोटोन आएगा और 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के जाएगा। अब इसी चीज़ को कई लोग गलत समझते हैं। वो कहते हैं कि 100 फोटोन गिरे तो वो 100 इलेक्ट्रॉन निकाल के ले जाएंगे। ऐसा नहीं होता। मैंने तुम्हें बताया ना, कुछ सुटेबल कंडीशंस होती हैं, वो सब कंडीशंस फॉलो करनी पड़ती हैं। जो फोटोन्स वो कंडीशंस फॉलो करेंगे वही फोटोन वो इलेक्ट्रॉन निकाल के ले जाएंगे। हाँ, अब आइंस्टीन की इस बात का मतलब क्या है, अब ध्यान से सुनो। जैसे कि मान लो किसी मेटल सरफेस पे 100 फोटोन पड़े, लेकिन उसमें से केवल 95 फोटोन्स ऐसे थे जो कि जिनके पास वो सब कंडीशंस थी इलेक्ट्रॉन को निकालने की, कि भैया उनकी जो फ्रीक्वेंसी थी वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा थी, उनकी जो वेवलेंथ थी वो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम थी। ये सब कंडीशंस थी ना जो अभी ऊपर बताई। ऐसी कंडीशंस 95 इलेक्ट्रॉन्स ने फॉलो करी, तो ये बात ठीक है कि वो 95 फोटॉन्स 95 इलेक्ट्रॉन्स को निकाल के ले जाएंगे। और बाकी के जो 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंडीशन फॉलो नहीं करेंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन निकाल के नहीं ले जाएंगे। समझ रहे हो? तो देखो कितना डिफरेंस है। अगर तुम इस बात को मिस इंटरप्रेट करते तो तुम क्या बोलते कि भैया 100 फोटोन गिरे तो 100 इलेक्ट्रॉन निकाल ले जाएंगे, लेकिन भैया ऐसा नहीं होगा। ये भी तो देखो कि कितने फोटॉन्स उस कंडीशन को मतलब बेयर कर रहे हैं, कितने फोटॉन्स उस कंडीशन को धारण करके रखे हुए हैं, कितनों के पास ये चीज़ है। ठीक है, तो ये एक मेन चीज़ होती है।
अब बात आती है कि वही चीज़, अब तो बस यही है कि आइंस्टीन की हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को देखेंगे। तो मान लो हमारे पास जो फोटोन है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, म्यू, ठीक है। अच्छा, और वो किसी मेटल सरफेस पे इंसिडेंट किया, मतलब किसी मेटल सरफेस को हिट किया, तो जो एनर्जी है फोटोन की वो कैसे निकलेगी, एच म्यू, ठीक है। ये तो आप देख सकते हो, प्लैंक्स इक्वेशन भी है, एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। अब देखो बात करते हैं यार वर्क फंक्शन की। इसमें वर्क फंक्शन जो आपने फाई नॉट पढ़ा होगा उसकी बात कर लेते हैं। देखो वर्क फंक्शन क्या होता है, अ पार्ट ऑफ द एनर्जी ऑफ द फोटोन। देखो क्या है, अभी ऊपर हमने कंडीशंस पढ़ी, बात समझ में आ रही है। अब पढ़ते हैं कि ये जो फोटोन है ये इलेक्ट्रॉन को कैसे भगा ले जाता है, कहने का मतलब कैसे उसे इजेक्ट कर लेता है। तो भाई सिंपल सी चीज़ है, फोटोन इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करता है, इसका मतलब फोटोन अपनी एनर्जी का कुछ पार्ट इलेक्ट्रॉन को देता होगा, ऑब्वियस सी बात है भाई, समझने वाली बात है कि नहीं। फोटोन इलेक्ट्रॉन को निकालता है मेटल सरफेस से, कैसे निकालता है, कुछ ना कुछ अपनी एनर्जी उसे देता होगा, ठीक है। तो वही चीज़ मैंने लिखी है, वर्क फंक्शन देखो क्या होता है, अ पार्ट ऑफ द एनर्जी ऑफ द फोटोन इज यूज्ड इन लिबरेटिंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस विच इज इक्वल टू द वर्क फंक्शन, जिसे हम फाई नॉट लिखते हैं। ये मैंने फाई का साइन बनाया है और नॉट मैंने लिख रखा है बिकॉज थोड़े मैथमेटिकल सिंबल्स कुछ टाइप नहीं हो पाते, इसलिए मैंने ही लिख रखा है। तुम समझ गए होगे यार, इतना तो कोई भी समझ जाए, ठीक है, होशियार हो तुम तो, मुझे पूरा भरोसा है, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो फोटोन है उसकी एनर्जी का कुछ पार्ट, ध्यान देना, कुछ पार्ट, पूरा पार्ट नहीं, कुछ पार्ट, ठीक है, यूज़ हो जाता है इलेक्ट्रॉन को निकालने में। बात समझ में आ रही है, जो कि वर्क फंक्शन फाई नॉट, जिसे हम मैथमेटिकली फाई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं और इसे हम वर्क फंक्शन बोलते हैं। बात समझ में आ गई। तो अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज़ वर्क फंक्शन इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो आप क्या कहोगे कि वर्क फंक्शन इज अ पार्ट ऑफ द एनर्जी ऑफ द फोटोन विच इज यूज्ड इन लिबरेटिंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस विच इज़ नॉन एज वर्क फंक्शन। बात समझ में आ गई। और ये फोटोन की एनर्जी का कुछ पार्ट होता है, फोटोन की पूरी एनर्जी नहीं होती है। अब तुम कहोगे कि आधी एनर्जी कहाँ जाती है भैया, आधी एनर्जी क्या वो देता नहीं उसे, तो उसकी भी बात कर लेते हैं, क्यों बड़बड़ा रहे हो। पर उससे पहले थोड़ा वर्क फंक्शन के बारे में और समझ लो। देखो फाई नॉट क्या है, इसे वर्क फंक्शन बोलते हैं, जैसा मैंने बताया। देखो मैं लिख इसलिए देता हूँ ताकि तुम अपने नोट्स में इस चीज़ को लिख सको, अपना एक रजिस्टर, एक नोटबुक मेंटेन कर सको, ठीक है। अब देखो वर्क फंक्शन क्या है, ये मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कि चाहिए होती है इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए। तो अभी तक हमने फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पढ़ा, अब हम एनर्जी के बारे में भी पढ़ेंगे ना, कि फोटोन के पास कम से कम इतनी एनर्जी हो, ठीक है, तब जाके वो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर पाएगा। तो वर्क फंक्शन क्या है, फाई नॉट, जिसे हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं, ये मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कि चाहिए होती है इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराने के लिए। बात समझ में आ गई। अब बात आती है बची हुई एनर्जी, जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है कि भैया थोड़ी एनर्जी तो चली गई इलेक्ट्रॉन को निकालने में, जस्ट निकालने में, ठीक है, जो कि वर्क फंक्शन के बराबर थी। अब भैया बाकी की बची एनर्जी कहाँ गई, तो भैया ध्यान से सुनो, भड़बड़ा क्यों रहे हो। बाकी की बची हुई जो एनर्जी है फोटोन की, वो यूज़ आती है इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कराने के लिए। देखो यार टाइपिंग एरर थोड़ी सी हो गई है, इम्पार्टिंग लिखना चाहता था मैं, इम्पार्टिंग की जगह इम्पोर्टिंग लिख दिया है। बट आई होप कि भैया तुम्हें फ़ील लेना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा टाइपिंग एरर में मिस्टेक निकालने से, ठीक है, फ़ील लो, वो टाइपिंग एरर हो गई है। मैं इम्पार्टिंग लिखना चाहता था बट क्या ही करें यार, तुम तो जानते ही हो, इम्पोर्टिंग लिख गया, चलो कोई बात नहीं। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि जो बाकी की बची हुई एनर्जी होती है ना, किसकी, फोटोन की, वो यूज़ हो जाती है इलेक्ट्रॉन को, यानी जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकला है, ठीक है, कंफ्यूज तो नहीं हो ना, इलेक्ट्रॉन और फोटो इलेक्ट्रॉन है। फोटो इलेक्ट्रॉन क्यों कहते हैं, क्योंकि फोटोन इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, ठीक है। तो बाकी की बची हुई जो एनर्जी है फोटोन की, ठीक है, वो यूज़ हो जाती है जो फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ है उसे काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करवाने में। बात समझ में आई, बहुत बढ़िया। लेकिन भैया मेरे ध्यान से सुनो, बट फोटॉन्स ओनली गिव काइनेटिक एनर्जी टू द फोटो इलेक्ट्रॉन। लेकिन देखो केवल हमेशा ऐसा नहीं है कि फोटोन इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी दे दे, पहले ये पूरी लाइन पढ़ो फिर तुम्हें समझ आएगा। मैंने यही चीज़ लिखी है कि बट फोटॉन्स ओनली गिव काइनेटिक एनर्जी टू द फोटो इलेक्ट्रॉन इफ़ द फ्रिक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन ऑफ द इंसिडेंट लाइट इज़ ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। मेरे भाई ऊपर जो हमने थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी पढ़ी थी उसमें मैंने तुम्हें एक चीज़ बताई थी, क्या चीज़ बताई थी, ध्यान से सुनो। देखो जो भी फोटोन मेटल के सरफेस पे इंसिडेंट होता है, उसको हिट करता है, उसकी फ्रिक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा हो या थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी के बराबर हो। अगर ये कंडीशंस, मतलब इन दोनों कंडीशंस में से वो कोई भी कंडीशन फॉलो करता है तो डेफिनेटली ये बात श्योर है कि वो फोटो इलेक्ट्रॉन को इमिट करा ले जाएगा। कौन, फोटोन, अगर उसकी फ्रिक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा हुई या उसके बराबर हुई, ठीक है। लेकिन बात को ध्यान से सुनो,
फोटोन जो है वो फोटो इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी भी प्रोवाइड करवाएगा। ये बात ओनली तब ट्रू है जब फोटोन की फ्रिक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा हो। ऐसा तभी होगा कि फोटो इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करवा पाएगा। ऐसा कब होगा? जब फोटोन की फ्रिक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा होगी, उसी टाइम पर फोटोन इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी देगा। मैं बार बार ये चीज़ क्यों बोल रहा हूँ, आपके दिमाग में बस जाए, फील आ जाए, बात समझ में आई। अगर फोटोन की फ्रिक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी के बराबर हुई, उससे ज़्यादा नहीं, उसके बराबर हुई, तो भैया फोटोन केवल और केवल इलेक्ट्रॉन को इमिट करा पाएगा, इलेक्ट्रॉन को निकाल पाएगा। उसे काइनेटिक एनर्जी भी प्रोवाइड करवाए तो भैया भूल जाओ, ऐसा नहीं हो सकता। बात समझ में आ गई? अगर फोटोन को, मैं लास्ट बार ये बात बता रहा हूँ, अगर फोटोन को इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी भी प्रोवाइड करवानी है तो जो फोटोन मेटल के सरफेस पे हिट किया है उसकी फ्रिक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा हो, तब वो इलेक्ट्रॉन को इमिट भी करवाएगा और उसे काइनेटिक एनर्जी भी प्रोवाइड कराएगा। अगर फोटोन की फ्रिक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी के बराबर हुई तो फोटोन इलेक्ट्रॉन को केवल निकाल पाएगा, इमिट कर पाएगा, उसे काइनेटिक एनर्जी भी प्रोवाइड करवाए, ऐसा नहीं हो सकता। वही चीज़ मैंने यहाँ लिख रखी है, तुम इसे नोट कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद भैया देखो, अब बात आती है आइंस्टीन ने जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन दी थी उस पर। तो ये रही वो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। एच म्यू देखो क्या है, एच म्यू जो है वो टोटल एनर्जी ऑफ फोटोन है, जो कि तुमने 11th क्लास में भी पढ़ी होगी केमिस्ट्री में, ठीक है, याद आ गई, बहुत बढ़िया। एच म्यू क्या है? टोटल एनर्जी ऑफ फोटोन है, कि भैया फोटोन दादा के पास जितनी एनर्जी थी वो सब है एच म्यू, ठीक है। अब ये जो एच म्यू है ये किस के बराबर है? तो मैंने बताया ना, आधी एनर्जी जो होती है वो वर्क फंक्शन की फॉर्म में होती है, तो इसीलिए लिखते हैं फाई नॉट। ये आधी एनर्जी जो है वो चाहिए होती है इलेक्ट्रॉन को निकालने में, ठीक है, और उसके बाद अगर एनर्जी बचती है तो वो काइनेटिक एनर्जी होती है जो फोटोन इलेक्ट्रॉन को देता है। इसीलिए ये इक्वेशन बनती है एच म्यू इज इक्वल्स टू फाई नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। और फिर इसे तुम इधर उधर ले जाके एल एच एस आर एच एस खेल के इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल आता है तो इसी पे आता है, ठीक है। इसी इलेक्ट्रॉन को आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कहते हैं, जो आइंस्टीन ने थ्योरेटिकली बताई थी और निकाली थी। अब तुम्हें ये ऐसे लग रहा है कि इतनी छोटी सी इक्वेशन और नोबेल प्राइज़ मिल गया। भाई, इस इक्वेशन के पीछे कितनी मैथ्स लगी होगी, कितने साल की रिसर्च लगी होगी, कितने इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और कितनी भयंकर कैलकुलस लगी होगी। अब जो मैथ्स वाले हैं वो इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो यार, ड्यू टू सम इंटरप्शंस मुझे ये वीडियो ऊपर से ऐड करना पड़ा। मैं इसी में ये कंपाइल कर दूंगा, आपका कोई लॉस ना हो इस वजह से। तो यार, हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो फोटोन है, अगर उसकी फ्रिक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी के बराबर हुई तो वो इलेक्ट्रॉन को कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं दे पाएगा, वो केवल इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर पाएगा, उसे बाहर निकाल पाएगा। बट अगर आप ये सोच रहे हो कि जिस फोटोन की फ्रिक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी के बराबर है वो इजेक्ट करके इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी भी दे दे, तो भूल जाओ, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। अगर फोटोन को इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी देनी है तो फोटोन की फ्रिक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से भी ज़्यादा होनी पड़ेगी, तब जा कर के फोटोन इलेक्ट्रॉन को आराम से इजेक्ट भी करवाएगा और उसे काइनेटिक एनर्जी भी प्रोवाइड करवाएगा। अब देखो, वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख रखी है कि इफ़ द इंसिडेंट फोटोन इज ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी म्यू नॉट, यानी कि जो इंसिडेंट फोटोन है उसकी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी कितनी है? म्यू नॉट। कहने का मतलब ये है कि जो फोटोन है उसकी फ्रिक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी के ही बराबर है, और कितनी है? म्यू नॉट है। देन द इंसिडेंट फोटोन ऑफ एनर्जी एच म्यू नॉट, तो जो इंसिडेंट फोटोन आया है मेटल सरफेस पे उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी? एच म्यू नॉट फ्रॉम प्लैंक्स रिलेशन, जो कि सफिशिएंट है किसको निकालने में? केवल इलेक्ट्रॉन को निकालने में मेटल सरफेस से। लेकिन अगर आप कहो कि अब उसे काइनेटिक एनर्जी दे दे तो ऐसा नहीं हो सकता। वही चीज़ मैंने लिखी है कि एनर्जी एच म्यू नॉट इज जस्ट सफिशिएंट टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस विदाउट इम्पार्टिंग इट एनी काइनेटिक एनर्जी। बट वो उसे कोई काइनेटिक एनर्जी दे, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो फोटोन फॉल कर रहा है उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी के ही बराबर है। अगर फोटोन काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन को देगा तो उसके लिए फोटोन की जो एनर्जी है वो फोटोन की जो फ्रिक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से भी ज़्यादा हो, तभी ऐसा होगा कि फोटोन जो है वो इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है, फोटोन की फ्रिक्वेंसी जस्ट इक्वल है थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी के, तो फोटोन इलेक्ट्रॉन को केवल और केवल इजेक्ट करेगा, उसे किसी भी तरह की कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख रखी है, इसको आप नोट कर लें। बात समझ में आ गई?
अब देखो इस केस में जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन होती है वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है। देखो चेंज कुछ नहीं होती, जो स्टेटमेंट मैंने ऊपर लिखा है सेम उसी को मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में आपको लिखना है, ठीक है। अब जैसे कि जो टोटल एनर्जी है फोटोन की वो कितनी है, एच म्यू नॉट। म्यू नॉट क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ध्यान देना भाई, सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। और कहने का मतलब क्या है कि जब फोटोन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर हो, बात को ध्यान से समझना, जब फोटोन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर हो तो फोटोन जो है वो केवल और केवल इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट ही करा पाएगा, उसे काइनेटिक एनर्जी नहीं दे पाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो भी एनर्जी फोटोन की लगेगी वो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराने में ही लगेगी, बस। आगे उसके पास एनर्जी है ही नहीं तो वो कैसे इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी दे पाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो टोटल एनर्जी है फोटोन के पास में वो पूरी की पूरी चली जाएगी इलेक्ट्रॉन को निकालने में, और इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी होती थी, याद आया, वो क्या होती थी, वर्क फंक्शन। इसीलिए ये इक्वेशन बन जाती है एच म्यू नॉट इज इक्वल्स टू फाई नॉट। ये चीज़ इक्वल हो जाती है। और जो नई इक्वेशन बन के सामने आती है वो कुछ इस तरह से है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू एच को कॉमन ले लेते हैं और ब्रैकेट के अंदर वी नहीं है, खैर ये म्यू है, म्यू माइनस म्यू नॉट। म्यू जो है वो फ्रीक्वेंसी है और म्यू नॉट जो है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। एच प्लैंक्स कांस्टेंट है और के ई तो काइनेटिक एनर्जी आप जानते ही हो, ठीक है। ये नई इक्वेशन बन के आती है जब फोटोन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है। बात समझ में आ गई। हमने कुछ नहीं किया, जहां पर हमारे पास जो हमने ऊपर इक्वेशन देखी थी, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाली, जो ऊपर हमने इक्वेशन देखी थी, आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हो, उसी में हमने क्या किया है, फाई नॉट की जगह एच म्यू नॉट डाल दिया है, ठीक है। ये कहानी थी। आई होप आपको समझ आ गई होगी। बहुत सिंपल भाषा में मैंने बताने का कार्य किया है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार मैं फिर बता देता हूं, अगर फोटोन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी तो फोटोन केवल और केवल इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवा पाएगा, उसे किसी भी तरह की कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं देगा। और इजेक्ट करवाने के लिए जो मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो फाई नॉट होता है, दैट इज वर्क फंक्शन होता है, ठीक है। तो पूरी की पूरी एनर्जी फोटोन की इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाने में ही चली जाएगी अगर फोटोन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर हुई। और अगर फोटोन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा हुई तो भाई वो इलेक्ट्रॉन को निकालेगा भी और इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी भी प्रोवाइड करवाएगा। कोई भी दिक्कत हो भाई, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी, ठीक है। ये सब मैंने लिख रखा है। फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये तो मैं वीडियो की शुरुआत में आपको बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने देखो वेवलेंथ की भी चीज़ लिख रखी थी, जो मैंने आपको वीडियो के आई थिंक स्टार्टिंग के पोर्शन में ही बताई थी कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का इन्वर्स रिलेशन होता है, ठीक है। जो फोटोन की फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, तब आप इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करवा पाओगे। अगर फोटोन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर हुई तो केवल इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, और अगर फोटोन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा हुई तो फोटोन इजेक्ट भी होगा, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट भी होगा और इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी, ठीक है। और वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का इन्वर्स रिलेशन होता है, तो वेवलेंथ में जस्ट अपोजिट कहानी होगी, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाने के लिए जो फोटोन की वेवलेंथ है वो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम हो, ज़्यादा नहीं, कम हो, ठीक है। और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के अगर बराबर हुई किसकी, फोटोन की वेवलेंथ, तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा बट उसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। और अगर इंसिडेंट फोटोन की वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम हुई तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट भी होगा और उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी। तो सिंपल सी चीज़ है, जो कहानी फोटोन में थी उसका उल्टा कर दो, वेवलेंथ में हो जाएगी। मतलब जो कहानी फ्रीक्वेंसी में थी, उसका उल्टा कर दो, वही कहानी वेवलेंथ में हो जाएगी, ठीक है। अब देखो क्या होता है, एनर्जी ऑफ अ फोटोन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल सरफेस। जो बात मैंने बताई कि भाई वर्क फंक्शन क्या है, मिनिमम एनर्जी है कि इतनी एनर्जी, यानी कम से कम इतनी एनर्जी तो भैया फोटोन के पास हो कि वो इलेक्ट्रॉन निकाल ले, वर्क फंक्शन के बराबर, कम से कम वर्क फंक्शन के बराबर तो एनर्जी हो फोटोन के पास जो वो इलेक्ट्रॉन निकाल ले मेटल सरफेस से, ठीक है। उसी को हम लोग वर्क फंक्शन कहते हैं, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। अब यही सब चीज़ें थी यहाँ पे, और जो मिनिमम कुछ पॉसिबल कंडीशंस जो हैं वो मैंने यहाँ पे लिख रखी हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, इसको आप अपने नोटबुक में नोट कर सकते हो, ठीक है। अब देखो जो एक एमसीक्यू के टाइप में क्वेश्चन आ सकता है वो ये है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो लाइट के पार्टिकल नेचर को शो करता है, क्योंकि हमने यहाँ पर जो लाइट के पार्टिकल थे, ठीक है ना, दैट इज फोटॉन्स, उन पर ये हमने पूरी इफेक्ट को देखा, उसे समझा, उसकी इक्वेशंस बनाई। सो इट शोज द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, नॉट द वेव नेचर ऑफ लाइट, ठीक है। उसके बाद बात आती है जो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, यहाँ पर ये म्यू नॉट जो है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को दिखाता है, इसे हम ऐसे म्यू नॉट लिखते हैं। ये जो म्यू है ये फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट को दिखाता है कि इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी ये है, ये आपका म्यू है।
ये जो सिंबल्स है ना, इन्हें बड़े ध्यान से समझो। म्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दिखाता है, म्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट दिखाता है, और ये फाई नॉट जो है ये वर्क फंक्शन दिखाता है। तो यहाँ पर आई होप आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अच्छे से समझ में आया होगा। मुझे नहीं लगता इतने अच्छे से, इतने धीमे धीमे और इतने कॉन्सेप्चुअली किसी ने आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बताया होगा। रही बात इसके एप्लीकेशंस की, तो वो मैं लिख के नहीं लाया हूँ, बट मैं ऐसे ही आपको ऊपर से एक एप्लीकेशन बता देता हूँ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है और आजकल काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है, सोलर पैनल वाला। ठीक है, देखो सोलर पैनल क्या करते हैं, सोलर पैनल के ऊपर सेमीकंडक्टर्स लगे होते हैं। अब सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, इसका पूरा एक आपका अलग सा चैप्टर है 12th में, उसके ऊपर भी बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, वीडियो बनाएंगे, तब आपको उस टाइम भी ये एग्जांपल देंगे। ठीक है, पर अभी आप समझ लो कि सोलर पैनल के ऊपर सेमीकंडक्टर्स लगे होते हैं जो कि सिलिकॉन से डोप्ड करे हुए होते हैं। ठीक है, प्योर सेमीकंडक्टर्स का कोई यूज़ नहीं होता, उन्हें डोप करके यूज़ में लाया जाता है। डोप का मतलब कुछ इम्प्योरिटीज़ ऐड करके। ठीक है, अब ये सब चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना, सेमीकंडक्टर्स वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अभी आप ये समझो कि सोलर पैनल के ऊपर सेमीकंडक्टर्स लगे होते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, जब उन पर सनलाइट फॉल करती है, ठीक है, तो सन क्या है, सनलाइट, लाइट वर्ड आया ना, सनलाइट, सनलाइट के क्या होंगे, फोटॉन्स होंगे। तो फोटॉन्स जब उस सोलर पैनल पर हिट करती है तो वो क्या करती है, उसके सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, वो इजेक्ट होते हैं। ठीक है, अब वही चीज़ आ गई कि भाई जिन जिन फोटॉन्स के पास नेसेसरी कंडीशंस यानी जो रिक्वायर्ड कंडीशंस हैं इलेक्ट्रॉन निकालने की, वो होंगी, जिन जिन फोटॉन्स के पास, वो फोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे हेड टू हेड। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन्स जब निकले, बात समझ में आ रही है, इलेक्ट्रॉन्स जब निकले तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हुआ और उस इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से करंट प्रोड्यूस हुआ। इस तरह से ये पूरी एक मैकेनिज्म है जिसे हम ब्रीफ मैकेनिज्म बोल सकते हैं। कहने को तो इसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं, बहुत सी चीज़ों का रोल होता है, बट ये एक ब्रीफ मैकेनिज्म है और एक प्रिंसिपल है सोलर पैनल के वर्क करने का, जो कि क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसे आप अपने घर में अपने माता पिता के साथ, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और उनसे पूछें कि भैया आप जानते हो कि सोलर पैनल जो है वो किस इफेक्ट पे वर्क करता है, क्या प्रिंसिपल है सोलर पैनल के वर्क करने का, और उन्हें इस पूरी चीज़ को बताएं कि भैया सनलाइट होती है, उसके फोटॉन्स गिरते हैं, सफिशिएंट एनर्जी वाले जो फोटॉन्स हैं जिनका वर्क फंक्शन सोलर पैनल के इलेक्ट्रॉन के वर्क फंक्शन के बराबर होता है, देन वो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करते हैं जिससे कि इलेक्ट्रॉन मूवमेंट में आते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स फोटॉन्स ने निकाले उन्हें हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। जब उन फोटो इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है, सही मायने में बोला जाएगा फोटो इलेक्ट्रॉन्स का, उन फोटो इलेक्ट्रॉन्स का जब मूवमेंट होता है देन हमारा करंट प्रोड्यूस होता है, और इस तरह से सोलर पैनल जो है वो लाइट एनर्जी को करंट में यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। बात समझ में आई? तो इसके पीछे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का पूरा प्रिंसिपल होता है। और भी चीज़ें बहुत सी रिस्पॉन्सिबल होती हैं, बट जो एक बेसिक चीज़ थी वो मैंने आपको बताई, ये इसका एप्लीकेशन है। ठीक है, अभी मैंने उसको लिखा नहीं है, बट इस तरह से आप समझ सकते हो। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आई थिंक आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छे से पढ़ाई करते रहें, चैनल को अपना प्यार जरूर दें भाई, ताकि मैं और अच्छे अच्छे आपके लिए वीडियोज़ ला पाऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद।